अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना केस नंबर 16 डिस्कस करने लगे हैं। और उससे पहले मैं आपसे बस वही रिक्वेस्ट करूँगी जो हमेशा करती हूँ कि अगर आपको मेरे ये केसेस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी लिखिए, क्योंकि मैंने देखा आप लोग बस अगर कोई भी कुछ भी नहीं लिखता है तो मेरी तो कोई तसल्ली नहीं होती ना, मुझे फिर मेरा दिल नहीं चाहेगा। कुछ हौसला दें मुझे कि मैं करती रहूँ इसको। ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। आप उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, कुछ तो लिखें ना, सिर्फ लाइक का वो मुझे नहीं, मेरी तसल्ली होती है उससे। आप लिखें कुछ कि मतलब आपको कैसा लग रहा है, ये कुछ हेल्प मिल रही है आपको, नहीं मिल रही है। मैं बस जो लोग मुझे लिख रहे हैं ना, तो मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इतनी मुझे खुशी होती है पढ़ के, और मेरा हौसला बढ़ जाता है कि मैं ना और करूँ, तो मैं अच्छे से फिर आपको केसेस पूरे बताती रहूँगी जो मेरे पास इतने सारे रखे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा भी जो मैं केसेस देखती हूँ ना हॉस्पिटल में, वो भी मैं आपसे फिर इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी बीच में ही। मैंने सोचा है कि वो ही मैं बना लूँ, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है कि जो हम अभी पेशेंट देख रहे हैं प्रैक्टिकली उनको भी तो करें ना, सिर्फ एग्ज़ाम के पेपर हम डिस्कस ना करें। उससे आपकी हेल्प भी होगी, ज़ाहिर है वही केसेस आपसे पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम FCPS पार्ट 2 के थ्योरी एग्ज़ाम पेपर में से ही मेडिसिन का मैंने निकाला है, तो वो आप देख लीजिए क्या है। A 30-year-old business executive presented with malaise and yellowish discoloration of eyes from early childhood. He has jaundice and 3 centimeters liver palpable below the costal margin. अब उन्होंने सवाल पूछे हैं कि गिव 4 डायग्नोस्टिक पॉसिबिलिटीज, क्या क्या हो सकता है इसको। एंड नंबर 2, डिस्कस 2 important investigations that will help differentiate between these possible disorders. जो भी आप बना रहे हैं वो कैसे आप उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देख लेते हैं हम, बल्कि इसी चीज़ को आप पहले अच्छे से देख लें कि यंग पेशेंट है, 30 ईयर ओल्ड का है मेल, एंड उसको जो है वो जॉन्डिस हुआ हुआ है और अर्ली चाइल्डहुड से। देखें, ये सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है और नोट करने वाली कि अर्ली चाइल्डहुड से है उसको, और उसका 3 सेंटीमीटर लिवर भी पैल्पेबल है बिलो द कॉस्टल मार्जिन। जॉन्डिस है और लिवर आपको मिल रहा है पैल्पेशन। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, हिस्ट्री वो ये दे रहे हैं कि चाइल्डहुड से है। ठीक है, तो अब कॉन्जेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया जो है वो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए फौरन। तो आंसर पहले का हो गया, 4 डायग्नोस्टिक पॉसिबिलिटीज उन्होंने पूछी हैं। तो एज द पेशेंट इज यंग एंड प्रेजेंटिंग विद जॉन्डिस फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, कॉन्जेनाइटल hyperbilirubinemia and hemolytic disorders should be considered as well as other liver disorders. तो hemolytic भी करेंगे, क्योंकि hemolytic disorders में भी जो है वो आपको जॉन्डिस मिल सकता है और लिवर भी पैल्पेबल मिल सकता है। तो नंबर 1 जो हम पॉसिबिलिटी हम बना रहे हैं जो कॉन्जेनाइटल है, गिलबर्ट सिंड्रोम। नंबर 2, डूबिन जॉनसन सिंड्रोम। नंबर 3, रॉटर सिंड्रोम। एंड नंबर 4, हेरिडिटरी स्टीरोसाइटोसिस। ठीक है, ये एक बिल्कुल हेमोलिटिक डिसऑर्डर हो गया। तो अब इन्होंने पूछा है, आंसर 2 का है कि 2 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो इनमें डिफ्रेंशिएट करें। तो आप कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे? तो इन्होंने सिर्फ 2 पूछी हैं, तो 2 में जाहिर है एक आप LFT कराएंगे और दूसरे आप ब्लड फिल्म भी तो करा के देखेंगे ना, रेटिकुलोसाइट काउंट करा के देखेंगे। ठीक है, हेमोलिसिस को चेक करने के लिए रेटिकुलोसाइट काउंट अगर बड़ी भी आ रही है तो उसका मतलब है कि हेमोलिटिक एनीमिया हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड फिल्म आपने देख ली, दूसरे आपने LFTs कराया, ब्लूरिबिन देखी विद फ्रैक्शनेशन, यानी कि डायरेक्ट बढ़ा हुआ है या इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ है। ALT AST एंजाइम कैसे हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज और प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एल्ब्यूमिन। जब भी जॉन्डिस वाला पेशेंट देखें तो आप ये चीज़ें करा लें। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ 2 ही चीज़ें पूछी हैं तो आप LFT और रेटिकुलोसाइट काउंट या ब्लड फिल्म या CP ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको गौर करने की चीज़ है, अब 2 जो आपने टेस्ट कराए हैं उनके रिजल्ट जो आए हैं उसमें आपने देखना है कि ब्लू रिबन डायरेक्ट बढ़ा हुआ है या इनडायरेक्ट। ठीक है, इफ आइसोलेटेड एलिवेटेड ऑफ ब्लू रिबन if isolated elevation of blue ribbon, check whether it is direct or indirect. नंबर 1 उसकी पॉसिबिलिटी है कि इफ इनडायरेक्ट जो है वो ना अनकॉन्जुगेटेड ब्लू रिबन होती है। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड हाइपरब्लूरिबिनीमिया आ रहा है उसका मतलब है
लेस देन 15% अगर डायरेक्ट हो और बाकी जो है वो इनडायरेक्ट हो, तो अब हम कहते हैं इनडायरेक्ट हाइपरबिलोरुबिनीमिया। ठीक है, तो अब उसकी कॉजेज आपको आनी चाहिए। तो पहली कॉज इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है। ठीक है, अब पेशेंट यंग है, इसमें हो सकता है नंबर 1 गिलबर्ट सिंड्रोम, नंबर 2 क्रिगलर नजार सिंड्रोम। इन दो सिंड्रोम्स में जो कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड ब्लूरिबिन पड़ा हुआ होता है। ठीक है, नंबर 2 पॉसिबिलिटी जो है ना हेमोलिटिक डिसऑर्डर, यानी कि इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, बहुत ज़्यादा आरबीसी टूट रहे जल्दी जल्दी और बन वो कम रहे। ठीक है, नंबर 3 ड्रग्स की भी हिस्ट्री आपको लेनी चाहिए। रिफैम्पिसिन और प्रोबेनिसिड 2 ड्रग्स हैं जो अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट हाइपरबिलोरुबिनिया कर सकती हैं। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने एलएफटी देखा, उसमें डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलोरुबिनिया आपको मिल गया, यानी कि डायरेक्ट जो है इसमें वो मोर देन 15% आ रहा हो। ठीक है, तो फिर आप डायरेक्ट लेंगे कि हाँ भाई इसको डायरेक्ट हाइपरबिलोरुबिनिया है। तो उसकी जो है ना इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स कौन सी होती हैं, अब याद रखें, नंबर 1 डूबिन जॉनसन सिंड्रोम और नंबर 2 रॉटर सिंड्रोम। जो क्रिगलर नजार गिलबर्ट सिंड्रोम है उसमें इनडायरेक्ट हाइपरबिलोरुबिनिया हो रहा होता है, और इन दोनों में यानी कि डूबिन जॉनसन सिंड्रोम रॉटर सिंड्रोम में डायरेक्ट यानी कि कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलोरुबिनिया हो रहा होता है। अब ना एक बहुत अच्छा सा ये चार्ट है, इसको आप देखें गौर से। इसमें देखें ये चार्ट जो है ना वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक जो बेसिक आपको चीज़ आनी चाहिए, पेशेंट आपने जॉन्डिस का देखा, आपने जो टेस्ट कराए, तो उसको अब जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद आपने क्या सोचना है, इंटरप्रिटेशन आपने क्या करनी है, क्योंकि ये जो चार्ट है ना उसमें पूरा सारा ही दिया हुआ है। तो मैं आपसे डिस्कस तो कर रही हूँ, लेकिन हमसे जो पूछा है ना उन्होंने वो इतना तफसीली नहीं पूछा है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, जितना पूछे इम्तिहान में आप उतना ही बताएंगे। तो सबसे पहले अगर जॉन्डिस का पेशेंट है, हिस्ट्री दे रहा है आपको, तो हिस्ट्री ले, फोकस ऑन मेडिकेशन, ड्रग एक्सपोजर जैसे मैंने बता दिया, फिजिकल एग्जामिनेशन करें, लिवर तो एनलार्ज नहीं है, और दूसरे साइंस लिवर डिजीज के क्रॉनिक अगर मिल रहे हैं तो ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, इस पेशेंट में सिर्फ आपको लिवर थोड़ा सा एनलार्ज मिल रहा है और उसको जॉन्डिस है और जनरल फिजिकल कंडीशन उसकी सही है, चाइल्डहुड से जॉन्डिस हो रहा है। अब लैब टेस्ट आपने करा लिया, इसमें ब्लूरिबिन एनफ्रैक्शनेशन, एएलटी एएसटी अल्कलाइन फॉस्फेटेज, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब आप देखें उसके रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं। अगर आइसोलेटेड एलिवेशन ऑफ ब्लूरिबिन आ रही है, राइट साइड पे देखिए, तो उसमें देखिए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट हाइपरब्लूरिबिनीमिया आ रहा है तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स कंसिडर करने हैं आपने, डूबिन जॉनसन सिंड्रोम, रॉटर सिंड्रोम। अब दूसरी साइड पे देखें, अगर इनडायरेक्ट हाइपरब्लूरिबिनीमिया आ रहा है तो आपने क्या क्या इनके जो आगे लिखा है ना सी टेबल 8/1, तो वो भी आगे मैंने लिखे हुए, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, इनडायरेक्ट अगर आ रहा है हाइपरब्लूरिबिनीमिया, तो जैसे अभी मैंने बताया ड्रग्स की हिस्ट्री लें, रिफैम्पिसिन प्रोबेनिसिड हो सकता है वो कर रहा हो, या इनहेरिटेड डिसऑर्डर जो इस पेशेंट में बहुत ऑब्वियस लग रहे हैं कि गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रिगलर नजार सिंड्रोम बहुत सीवियर होता है, तो हम गिलबर्ट सिंड्रोम इसमें देंगे। अच्छा, हेमोलिटिक डिसऑर्डर, इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, हेमोलिसिस की वजह से नहीं हो रही हो। ठीक है, अभी हमारा इसी से काम हो सकता है, लेकिन आप उधर भी देख लें कि अगर ब्लू रिबन आपके पास आ रही है उसमें आपके सिर्फ आइसोलेटेड एलिवेशन ऑफ ब्लू रिबन अगर आ रही हो तो ये चीजें सोचनी है। अगर ब्लू रिबन बड़ी भी आ रही है लेकिन उसके साथ एंजाइम्स भी आपके बड़े हुए आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि क्या पैटर्न आ रहा है, हेपेटोसेलुलर पैटर्न आ रहा है या कोलिस्टैटिक पैटर्न आ रहा है। हेपेटोसेलुलर पैटर्न हम किसको कहेंगे, जिसमें एएलटी एएसटी एलिवेटेड आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू अल्कलाइन फॉस्फेटेज, यानी अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी थोड़ा बड़ा हुआ हो लेकिन एएलटी एएसटी बहुत ज्यादा बड़े हुए उससे, तो फिर आप कहते हैं हेपेटोसेलुलर। अगर कोलिस्टैटिक पैटर्न आप कब कहेंगे, जब अल्कलाइन फॉस्फेटेज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है और एएलटी एएसटी जो है वो मॉडरेटली बड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे कोलिस्टैटिक पैटर्न। तो अगर आपको हेपेटोसेलुलर पैटर्न मिल रहा है तो नंबर 1 वायरल सीरोलॉजीज, तो हेपेटाइटिस ए आईजीएम कराएंगे, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंड कोर एंटीबॉडी कराएंगे आईजीएम, हेपेटाइटिस सी उसका आ रहा है वो करा के देखेंगे,
फिर टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन कराएंगे, एसिटामिनोफेन लेवल, सेरुलोप्लाज्मिन इफ पेशेंट इज लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज। फिर 4 इसमें मतलब ऑटो इम्यून भी आप कंसिडर कर लेंगे, ANA ASMA, ठीक है, ये सारी चीजें। अब अगर आपको कोलिस्टैटिक पैटर्न मिल रहा है, अच्छा इसी को हम कंटिन्यू पहले कर लेते हैं। रिजल्ट्स आपने ये सब कराए और वो नेगेटिव आ गए, तो फिर आपका क्या हो सकता है, आप सोचें ये सब कुछ नेगेटिव आ गया अगर, तो एडिशनल वायरोलॉजिक टेस्टिंग, CMV DNA यानी कि साइटोमेगालोवायरस, ईप्स्टन बार वायरस एंटीजन, हेपेटाइटिस D एंटीबॉडी इफ इंडिकेटेड, यानी कि हेपेटाइटिस B था और फिर उसके ऊपर उसको D इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो गया, हेपेटाइटिस E IgM इंडिकेटेड इफ इंडिकेटेड। रिजल्ट्स नेगेटिव अगर आ रहे हो तो फिर आपने लिवर बायोप्सी करनी होती है। अच्छा, अब कोलिस्टैटिक पैटर्न का देख लें। कोलिस्टैटिक पैटर्न में आपने देख लिया कि अल्कनाइन फॉस्फेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, AST ALT मॉडरेटली बढ़े हुए हैं, तो आपने सिंपल उसका फौरन अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड में अगर डक्ट्स डायलेटेड आ जाएं, एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टैटिस होगा ये, ठीक है, तो फिर आप जो है एक्स्ट्रा हेपेटिक में CT कराएंगे, MRCP ERCP, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कराएं। अगर अल्ट्रासाउंड में जब कोई डायलेटेड डक्ट्स नहीं आए, डक्ट्स नॉट डायलेटेड इंट्राहेपेटिक हो गया फिर कोलिस्टैसिस, उसमें फिर क्या कराएंगे, सीरोलॉजी टेस्टिंग कराएंगे, एंटीमाइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस सीरोलॉजीज, हेपेटाइटिस A CMV ईप्स्टन बार वायरस, ठीक है, और ड्रग्स फिर देख लेंगे। रिजल्ट्स अगर नेगेटिव आए तो MRCP लिवर बायोप्सी करा लेते हैं। अगर AMA पॉजिटिव आ गया तो भी आपको लिवर बायोप्सी तो करानी है। तो ये एक ना जनरल पैटर्न है पेशेंट का। अभी हमको जो आपके जो राइट साइड पे चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर हमने अभी इस केस में कंसिडर करने हैं, क्योंकि आइसोलेटेड ब्लू रिबन बढ़ा हुआ है इसमें, ठीक है, और बाकी मतलब अगर बढ़ा हुआ हो तो हम क्या सस्पेक्ट करेंगे। अच्छा, कॉजेज ऑफ आइसोलेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया अलग से भी मैंने लिख लिया है। नंबर 1 हेमोलिटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, इनहेरिटेड होते हैं वो, तो वो कौन कौन से हैं, अगर इनहेरिटेड है, एक्वायर्ड भी होते हैं। इनहेरिटेड में स्पीरोसाइटोसिस, इलेप्टोसाइटोसिस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंड पायरुवेट काइनेज डिफिशिएंसीज, और दूसरा है सिकल सेल एनीमिया। एक्वायर्ड हेमोलिटिक डिसऑर्डर कौन से हैं, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमियाज, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, spar cell anemia, immune hemolysis, parasitic infections, malaria and babiosis। नंबर 2 इसका है इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस अगर हो रही हो, यानी कोबैल्मिन, विटामिन B12, फोलेट, सीवियर आयरन डिफिशिएंसीज, थैलासीमियाज। फिर है इंक्रीज ब्लूरिबिन प्रोडक्शन अगर हो रही है, मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया आपने, रिजॉर्प्शन ऑफ हेमाटोमा। ड्रग्स में रिफैम्पिसिन, प्रोबेनिसिड, रिबाविरिन। Inherited conditions, Crigler-Najjar type 1, type 2 and Gilbert syndrome। डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया में आप इनहेरिटेड कंडीशंस लेंगे, डुबिन जॉनसन एंड रॉटर सिंड्रोम, ठीक है। फिर हेपेटोसेलुलर कंडीशंस दैट में प्रोड्यूस जॉन्डिस कौन कौन सी हैं, वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस A B C D E, ईप्स्टन बार वायरस, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ड्रग टॉक्सिसिटी, प्रेडिक्टेबल डोज डिपेंडेंट एसिटामिनोफेन, अनप्रेडिक्टेबल इडियोसिंक्रेटिक भी तो हो सकते हैं ना, आइसोनाइजिन। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, विनाइल क्लोराइड, जैमिका बुश टी, पायरोलिजिडीन, एल्कलॉइड्स, कावा, वाइल्ड मशरूम, एमिनेटा फिलोइड्स, वर्ना विल्सन्स डिजीज, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। कोलिस्टैटिक कंडीशंस दैट में प्रोड्यूस जॉन्डिस, उसमें नंबर 1 इंट्राहेपेटिक हो गया, उसमें वायरल हेपेटाइटिस देख लें, फाइब्रोजिंग कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस B and C, हेपेटाइटिस A, ईप्स्टन बार वायरस इन्फेक्शन, साइटोमेगालोवायरस, B एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, C ड्रग टॉक्सिसिटी, ठीक है, प्योर कोलिस्टैसिस, एनाबॉलिक कॉन्ट्रासेप्टिव स्टीरॉइड्स, कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस, क्लोरप्रोमाजीन, एरिथ्रोमाइसिन, chronic cholestasis, chlorpromazine and prochlorperazine। फिर D है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, E है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, हम इसका एक केस भी कर चुके हैं। F है वैनिशिंग बाइल डक्ट सिंड्रोम, क्रॉनिक रिजेक्शन ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट, सार्कोइडोसिस, ड्रग्स। अब ये सारा आप पढ़ लें, बहुत सारी चीज़ें सब तफसील से दी हुई हैं, ठीक है, मैं इतना ही पढ़ रही हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने जो हमने डायग्नोज किया है।
बनाई है हमने, गिलबर्ट सिंड्रोम बनाया ना, तो उसके बारे में आपको ये आना चाहिए कि ड्यू टू रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की वजह से होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, देयर इज अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट हाइपरब्लूरिबिनीमिया, बिनाइन होता है, सिम्टोमैटिक एसिम्टोमैटिक लिखना चाहिए, मैंने गलती से लिख दिया, बिनाइन एसिम्टोमैटिक हेरिडिटरी जॉन्डिस, हाइपरब्लूरिबिनीमिया इंक्रीज बाय 24 to 36 आवर फास्ट। तो अगर आप फास्टिंग करा के उसका एलएफटी चेक करेंगे तो उसको ब्लूरिबिन बढ़ जाएगा। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, बिनाइन एसिम्टोमेटिक डिसऑर्डर है, बस सिर्फ पता होना चाहिए। देखा है आपने कोई पेशेंट? मैंने एक देखा, लेकिन मैंने अपनी रेजिडेंसी में नहीं देखा। मैंने जो है ना, जब मैं एज आरएमओ काम करती थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल ओएमआई में, तो वहाँ पे मैंने देखा था ये पेशेंट गिलबर्ट सिंड्रोम, मुझे याद है। अच्छा, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, रिड्यूस मतलब ये कि ये पता हो, डायग्नोज हो, ताकि वो जब भी उसको कोई चीज़ हो रही है इस पेशेंट को, तो वो अगर डॉक्टर के पास किसी और कंप्लेंट की जाए तो डॉक्टर जो है ना वो फिर मजीद इन्वेस्टिगेशन, उसको पहले से पता हो कि भाई इसका ब्लूरिबिन बड़ा ही बात है। ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम नंबर 2, रिड्यूस एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ हेपेटोसाइट, ठीक है। इसमें जो है अनकॉन्जुगेटेड नहीं होगा, इसमें कॉन्जुगेटेड डायरेक्ट हाइपरब्लूरिबिनीमिया होगा, बिनाइन एसिम्टोमेटिक होता है, ये भी हेरिडिटरी जॉन्डिस है। गॉल ब्लैडर डज नॉट विजुअलाइज ऑन ओरल कोलिसिस्टोग्राफी, liver darkly pigmented on gross examination, biopsy shows central lobular brown pigment, prognosis की भी excellent है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। रोचर सिंड्रोम देख लें, reduced hepatic reuptake of bilirubin conjugates, conjugated hyperbilirubinemia यानी direct hyperbilirubinemia होगा, similar to Dubin Johnson syndrome but liver is not pigmented, इन दोनों को differentiate करने के लिए गॉल ब्लैडर इज विजुअलाइज्ड ऑन ओरल कोलिसिस्टोग्राफी, प्रोग्नोसिस इसकी भी एक्सीलेंट है, ठीक है। और अगर जो है आपके मतलब आपने देखा कि ब्लूरिबिन से बड़ा हुआ था 4-5 तक ही होता है अगर हिमोलिटिक जॉन्डिस, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा होता, ठीक है, 3-4 इस तरह आ रहा होता है ब्लूरिबिन, तो आप जो है वो सीपी करा के देखें, एनीमिया मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद आप जो है ना रेटिकुलोसाइट काउंट करा के देख लें, अगर वो बड़ी भी आएगी तो फिर जो है ना आपने सारे हेमोलिटिक एनीमियाज जो हैं वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस और व्हाट, ठीक है, जो पीछे हमने देख लिया। तो इस तरह आज का ये केस हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, खुदा।